हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स। इस वीडियो में हम अपनी यूनिट 3 इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग का लेसन 2 पढ़ेंगे, पार्लियामेंट। ये वीडियो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट 3 का नाम है इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग और इसमें हम लेसन 2 को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है पार्लियामेंट। लेसन 1 मैंने बना लिया है, प्राइम मिनिस्टर। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख लें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। द पार्लियामेंट इक्वली नोन एज यूनियन लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट यूनियन लेजिस्लेचर भी बोला जाता है। इट ऑक्यूपाइज अ प्री एमिनेंट एंड सेंट्रल पोजिशन इन द इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ड्यू टू एडप्टेशन ऑफ द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें बोल रहा है पार्लियामेंट ने एक प्री एमिनेंट एंड सेंट्रल पोजिशन को ऑक्यूपाई कर रखा है हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। थर्ड है द पार्लियामेंट गवर्नमेंट इज़ नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट है उसे हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। कुछ जो हमारे देश हैं जैसे ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया, इन सब की तरह ही हमारा जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन सब की तरह ही प्रिविलेंट है, मतलब से मिलता जुलता है। इवन जैनिंग कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज कैबिनेट सिस्टम। जो जैनिंग थे उन्होंने हमारे पार्लियामेंट सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम बोला है, क्योंकि जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में पावर होती है कैबिनेट की, और उन्हीं पावर को हम जो जैनिंग है वो न्यूक्लियर ऑफ पावर कहते हैं। द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज़ नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो कैबिनेट होता है और उसके हिसाब से ही हमारी जो कंट्री है वो गवर्न करती हैं। आगे चलते हैं। द इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1940 वॉज पास्ड सेटिंग अप टू इंडिपेंडेंट डोमिनेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में तो दो कॉन्स्टिट्यूंसीज आई, फर्स्ट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। This Constituent Assembly adopted the Constitution of India, which received the signature of the President on 26 November 1950। जब हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर प्रेसिडेंट ने जब साइन किए थे, कब किए थे? 26 नवंबर 1950। उसके बाद से ही हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आई। अब हम कॉम्पोजिशन पढ़ लेते हैं पार्लियामेंट का। अंडर द प्रोविज़न ऑफ एक्ट 1979 में जो आर्टिकल 79 है उसके अंदर लिखा है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्टेड द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेज। उसके अंदर लिखा है पार्लियामेंट जो है इंडिया की उसके अंदर प्रेसिडेंट और 2 हाउसेज है। 2 हाउसेस कौन कौन से? फर्स्ट इज़ द लोअर हाउस एंड सेकेंड वन इज़ द अपर हाउस। लोअर हाउस को हम लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, और जो अपर हाउस है उसे हम राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला आता है द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परफॉर्म सर्टेन इम्पॉर्टेंट रोल वाइस वर्सा द पार्लियामेंट। जो इस पॉइंट में ही बोल रहा है जो प्रेसिडेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पार्लियामेंट में। द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोरोगेट्स द हाउस फ्रॉम वन सेशन टू अनदर एंड हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। ये बोलता है प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, वो एक सेशन से दूसरे सेशंस को हाउसेज में बुला सकता है और जो लोकसभा की जो पावर है उसे डिसॉल्व कर सकता है। थर्ड पॉइंट कहता है नो बिल पास्ड बाय बोथ द हाउस कैन बिकम अ लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट एसेंट। थर्ड जो है ये पॉइंट ये कहता है कि कोई भी बिल प्रेसिडेंट के मतलब कि प्रेसिडेंट को दिखाए बिना जो है इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते हैं, वो प्रेसिडेंट के बिना एक लॉ नहीं बन सकते हैं। फोर्थ पॉइंट फर्दर सर्टेन बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। यही बोल रहा है कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेना बहुत ज़रूरी है, उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट है
The president also has the power to promulgate ordinances when both the houses are not in session. ये पॉइंट ये कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट, कि जब हाउसेस नहीं हैं, दोनों हाउसेस जो नहीं हैं, उस टाइम जो भी प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंसेस निकालता है वो उनको पावर में ला सकता है, उसके पास इतनी पावर होती है या उसको प्रोमोगेट कर सकता है। लास्ट है द ऑडियंस थ्रू टेम्परेरी नेचर, जो भी वो प्रेसिडेंट्स या जो भी वो डिसीजंस होंगे वो जो है टेम्परेरी होंगे, और पर उनकी जो पावर होगी वो सेम होगी लो के पावर के तरह। फिर आता है लेजिस्लेटिव पावर। द प्रेजिडेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच इंजॉय द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर। फर्स्ट, ही कैन समन एंड प्रोपोगेट द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। जैसे मैंने अभी बताया कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है, एक सेशंस एक हाउस को दूसरे हाउस तक बुला सकता है, और लोकसभा की जो पावर है उसे डिसॉल्व कर सकता है। ही कैन ऑल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। वो दोनों हाउस की जो पार्लियामेंट में जो दोनों हाउस है उनकी एक जॉइंट सिटिंग करा सकता है। ये किसके अंडर होगी? स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंदर। सेकेंड पॉइंट कहता है ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एज द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो पार्लियामेंट एड्रेस करता है फर्स्ट सेशन, और जो फर्स्ट सेशन ऑफ लास्ट ईच ईयर, और ईच ईयर का फर्स्ट सेशन को जो है पार्लियामेंट क्या करता है? कमेंसमेंट करता है, उनको एड्रेस करता है। ही कैन सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के जो हाउसेस होते हैं उनमें मैसेज सेंड कर सकता है बिल से रिलेटेड या किसी डिस्कशन से रिलेटेड। ये पावर होती है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, कि वो हाउसेस में कभी भी सेंड कर सकता है कोई भी मैसेज, जो भी उसे करना हो बिल से रिगार्डिंग, जो पेंडिंग बिल्स होते हैं या किसी बिल को जो है लाना है, लॉज जो होते हैं उनके रिगार्डिंग मैसेज भेज सकता है। ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर फॉर वैकेंट। इस पॉइंट में ये बोल रहा है लोकसभा जो है वो प्रेसिडेंट जो है लोकसभा के किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकता है जब स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर होता है लोकसभा का वो नहीं है। Similarly, he can also appoint any member of the Rajya Sabha to preside over its proceeding when the office of both the chairman and the deputy chairman falls vacant। जैसे और सेम ऐसे ही बोल रहे राज्यसभा में भी किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकता है जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ना हो। He nominates 12 members of the Rajya Sabha from amongst person having special skill or practical experiences in literature, science, art and social services। प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर्स को राज्यसभा के नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है राज्यसभा के जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हो किन फील्ड में? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ लोकसभा के 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। नाउ हिज recommendation and permissions is needed to introduce certain types of bill in the parliament। जो पार्लियामेंट है जो प्रेसिडेंट है उसकी रिकमेंडेशन और परमिशंस ज़रूरी होती है कुछ बिल्स में पार्लियामेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अ बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जैसे कि एक बिल हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन या परमिशन ज़रूरी होती है लेना पार्लियामेंट के अंदर। जैसे बिल हो गया ऑल्टरनेशन ऑफ बॉडीज़ ऑफ स्टेट, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, इन सब से रिगार्डिंग। व्हेन अ बिल इज़ सेंड टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये इस पॉइंट में ये बोल रहा है कि जब कोई भी बिल प्रेसिडेंट को दिया जाता है उससे पहले पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। फर्स्ट, गिव हिज असेंट टू द बिल, सेकंड, विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल एंड थर्ड, रिटर्न द बिल। ये जो पॉइंट्स है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी जो आने वाले टॉपिक्स होंगे, अभी हम सिर्फ इनके नाम पढ़ लेते हैं। सो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जैसे मैंने आपको बताया
जो हमारे पार्लियामेंट होता है उसके अंदर 3 बॉडीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट वन इज़ प्रेसिडेंट, सेकंड लोकसभा एंड थर्ड इज़ राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट हमने पढ़ लिया है, अब हम हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो 2 बॉडीज़ होती है लोकसभा एंड राज्यसभा उनको पढ़ेंगे। इनको हम एक साथ पढ़ेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पहले हम इनके कॉम्पोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। द लोअर हाउस और द हाउस ऑफ पीपल इज़ पॉपुलरली नोन एज लोकसभा। जो लोअर हाउस होता है हमारे पार्लियामेंट का, वो जो है लोकसभा होती है। और इसमें राज्यसभा में देखें जो अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं उसको हम राज्यसभा से भी बुला सकते हैं। सेकंड, इट मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं पीपल्स के थ्रू। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू जो है लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज़ फिक्स्ड एट 552। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की वो 552 होती है, जिसमें से 530 जो है मेंबर्स आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। 530 मेंबर जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के। 20 मेंबर्स आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरी, और 20 मेंबर्स जो होते हैं यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और 2 मेंबर आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो 2 मेंबर है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। सो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज़ फिक्स्ड एट 250। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की वो 250 होती है, जिसमें से 238 जो होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर यूनियन टेरिटरीज। अब हम लोकसभा और राज्यसभा की ये कुछ डिटेल्ड में लिखी है, जो मैंने आपको बताया है अभी पॉइंट्स में, वही जो आपकी बुक से मैंने ये लिया है, ये आपकी बुक में है। ये राज्यसभा का है, ये आप पढ़ लेना, और मैंने आपको बता भी दिया है। अब हम क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा। द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर ए पर्सन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए कुछ क्वालिफ़िकेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं वो देखते हैं। अ पर्सन मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। जो पर्सन है वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। सेकंड, अ पर्सन मस्ट बी नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। जो पर्सन की एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। और तीसरा, अ पर्सन मस्ट प्रोसेस अदर क्वालिफ़िकेशन प्रिसाइड बाय पार्लियामेंट। और जो पर्सन है उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा प्रोसेस होनी चाहिए। अब राज्यसभा की कुछ क्वालिफ़िकेशन जो है वो भी देखते हैं। अ पर्सन मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। राज्यसभा के लिए भी जो सिटीज़न है वो इंडिया का होना चाहिए। सेकंड, अ पर्सन मस्ट बी नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। जो उसकी एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। अ पर्सन मस्ट प्रोसेस अदर क्वालिफ़िकेशन प्रिसाइड बाय पार्लियामेंट। और जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है वो पार्लियामेंट के द्वारा प्रिसाइड होनी चाहिए। अब हम कुछ सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा, इलेक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं लोकसभा के। द वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा आर एज फॉलोइंग। देखते हैं। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा, ईच स्टेट इज डिवाइड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज विद रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेक फॉलोइंग 2 प्रोविंसेस। इसमें बोला है लोकसभा के इलेक्शन के लिए हमने जो स्टेट है उसको डिवाइड कर दिया गया है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और उनके लिए 2 प्रोविंसेस बनाए गए हैं। फर्स्ट, ईच स्टेट इज अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इन सच मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर्स एंड इट्स पॉपुलेशन इज़ द सेम फॉर द ऑल स्टेट। इसमें ये बोला है कि जो रेशियो होना चाहिए नंबर्स का और पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स का वो सेम होना चाहिए, ऐसे हमें लोकसभा की सीट्स को अलॉट करें। मतलब कि सारे स्टेट्स के जो नंबर है और पॉपुलेशन के जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए,
ऐसे हम अपनी लोकसभा की सीट को अलॉटेड करेंगे। सेकंड में बोलता है ईच स्टेट डिवाइड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच ए मैनर दैट द रेशो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू इट्स द सेम थ्रू आउट द स्टेट। इसमें बोला है स्टेट को ऐसे डिवाइड करना है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिसका जो रेशो है किसके बीच में, पॉपुलेशन ऑफ द ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी और द नंबर ऑफ सीट अलॉटेड बाय द सेम। वो जो नंबर ऑफ सीट्स है और जो पॉपुलेशन है कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो सेम होनी चाहिए। ऐसे जो है हमने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया स्टेट में, स्टेट। अब हम पढ़ते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs। प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC एंड ST इन लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशो। जो रिजर्वेशन है SC STs की सीट की लोकसभा की वो पॉपुलेशन के रेशो पे बेस्ड है। It must be a member of a SC and ST in any state or union territory if he want to contest a seat reserved for them। जो मेंबर्स है SC ST के और किसी भी स्टेट के अंदर अगर वो इलेक्शन जो है इसमें बोला है अगर वो चाहते हैं इलेक्शन को कंटेस्ट कराना तो उनके लिए जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है। हाउएवर अ मेंबर ऑफ SC एंड ST कैन ऑल्सो कंटेस्ट अ सीट नॉट रिजर्व्ड फॉर देम। और ये बोला है कि जो सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड है उनके लिए तो कंटेस्ट कर ही सकते हैं इलेक्शन, मतलब कि इलेक्ट कर ही सकते हैं, पर जो उनके लिए नहीं है रिजर्व्ड उनमें भी SC STs जो है अपना एनरोल कर सकते हैं, अपनी सीट्स के लिए लड़ सकते हैं। ओरिजिनली दिस रिजर्वेशन वॉज टू ऑपरेट फॉर 10 ईयर्स। जो रिजर्वेशन थी SC STs के लिए वो 10 साल के लिए थी अप टू 1960, but it has been extended continuously since by the 10 year each time। और हर बार इसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। Now the under 95th Amendment Act of 2009, जो अभी 95th अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 2009 में, उसमें जो है हमारी रिजर्वेशन 2020 पूरी होने वाली है। अब पढ़ेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर के बारे में। द स्पीकर इज़ इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अगेंस्ट इट्स मेंबर। जो है मेंबर्स के थ्रू इलेक्ट किया जाता है स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर को। व्हेन एवर द ऑफिस ऑफ द स्पीकर फॉल वैकेंट द लोकसभा इलेक्ट अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। जब भी लोकसभा की जो सीट होती है वो खाली होती है तो जो लोकसभा जो है वो इलेक्ट करा देती है दूसरे मेंबर को उस सीट के लिए। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज़ फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। और जो इलेक्शन की डेट होती है, स्पीकर के इलेक्शन की डेट होती है वो फिक्स्ड होती है प्रेसिडेंट के थ्रू। यूजुअली द स्पीकर रिमेन इन ऑफिस ड्यूरिंग लाइफ इन द लोकसभा। अब कुछ स्पीकर की पावर और ड्यूटीज़ हैं उनको पढ़ लेते हैं। टू मेंटेन ऑर्डर एंड डीकोरम इन द हाउस ऑफ कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीडिंग्स। इसमें बोल रहा है कि स्पीकर के पास एक ये उसकी एक ड्यूटी होती है कि वो जो उसके डिसीज़न होते हैं, जो भी उनके लॉज होते हैं, वो एक अच्छे मेंटेन ऑर्डर और डीकोरम में हो सके, ऐसा होनी चाहिए। ये उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, स्पीकर की। सेकेंड है टू एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ए कोरम। तो पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं कोरम का मतलब क्या होता है। कोरम एक स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ जो होती है हाउस की 1/10 ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो एक हमारी मीटिंग के लिए ज़रूरी होती है। मतलब कि कभी भी अगर मीटिंग हो रही है तो उसमें 1/10 ऑफ पीपल जो है हाउस के वो वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में, तभी वो मीटिंग होएगी। अगर 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पीपल नहीं है हाउस के तो जो कोरम नहीं बनेगा और मीटिंग नहीं होगी। तो इसमें यही बोला है कि स्पीकर के पास ये पावर होती है, अगर कोरम नहीं बन रहा है या मतलब 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जो है मीटिंग में नहीं है प्रेजेंट, तो ये जो मीटिंग है उसको सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये पावर जो है स्पीकर के पास होती है। थर्ड, कैन अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। ये बोल रहा है स्पीकर के पास एक ये भी पावर होती है, वो सीक्रेट सिटिंग मतलब कि सीक्रेट सिटिंग को जो है
रिक्वेस्ट करता है, हाउस अगर रिक्वेस्ट कर रहा है एक सीक्रेट सिटिंग रखने के लिए, तो ये स्पीकर के पास पावर होती है कि वो एक सीक्रेट सिटिंग को रखने के अलाउ दे सके, मतलब कि करवा सके। When the house sit in secret, no stranger can be present in the chamber, lobby or galleries except the permission of the speaker। और जब ये मीटिंग हो रही होती है तो कोई भी स्ट्रेंजर चैम्बर और लॉबी गैलरीज में नहीं आ सकता है विदाउट परमिशन ऑफ द स्पीकर। फोर्थ है एक्ट एज ए एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप विच एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द वेरियस पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। ही ऑल्सो एक्ट एज ए एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी इन द कंट्री। इस पॉइंट में ये बोल रहा है कि जो स्पीकर है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के, उसका भी एक्ट रोल प्ले करता है। क्योंकि वो पार्लियामेंट की जो अदर बॉडीज़ होती हैं, जो पार्लियामेंट की अदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे भी लिंक होता है, इसलिए कि परफॉर्म करता है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट ग्रुप का। फिफ्थ पॉइंट है अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की जो ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती है उसमें एक्ट चेयरमैन की तरह भी अपॉइंट किया जाता है स्पीकर को। किसके स्पीकर को? लोकसभा के स्पीकर को। जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गई, द रूल्स कमेटी हो गई और द जनरल पर्पस कमेटी हो गई। इन तीनों कमेटी में और भी कमेटीज़ हैं जो स्पीकर होता है लोकसभा का, उसको एज ए चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। सो पढ़ते हैं स्पीकर प्रो टीम। एज प्रोवाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा vacates his office immediately before the first meeting of the newly elected Lok Sabha। मैं आपको सिंपल बताती हूँ, सिंपल वे में क्या होता है। जब भी एक जो लास्ट लोकसभा स्पीकर होता है और जब न्यू मीटिंग होती है किसकी, न्यू इलेक्शन लोकसभा की, उसके बीच का जो टाइम होता है, जब जो लास्ट लोकसभा का स्पीकर रिज़ाइन करता है और जो फर्स्ट स्पीकर आता है लोकसभा का, उसके बीच में जो टाइम होता है वो तब जो है जो स्पीकर की सीट होती है वो खाली होती है। उस टाइम पे खाली ना रहे तो स्पीकर को बिठाया जाता है उस टाइम के लिए, उस सीट को मैनेज करने के लिए। उसी को हम कहते हैं स्पीकर प्रो। देयरफॉर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ मेंबर ऑफ लोकसभा एज ए स्पीकर प्रो टीम। यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेंबर इज सेलेक्टेड फॉर दिस। और इस सीट के लिए जो प्रेसिडेंट है वो सीनियर मोस्ट मेंबर को ही सेलेक्ट करता है। द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर और टू द स्पीकर प्रो टीम। द स्पीकर प्रो टीम हैज़ द पावर ऑफ द स्पीकर। इसमें बोला है जो भी स्पीकर के पास, एक लोकसभा के स्पीकर के पास जो भी पावर होती है वो ही पावर एक स्पीकर प्रो के पास भी होती है। कुछ टाइम के लिए ही हो पर वो पावर होती है। ही प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, हिज ड्यूटीज़ एंड ओथ ऑफ द न्यू मेंबर। और जो ओथ ली जाती है, जो स्पीकर प्रो की जो ओथ होती है वो प्रेसिडेंट के थ्रू ली जाती है। मतलब कि प्रेसिडेंट जो है वो ओथ किससे लेवाता है? स्पीकर प्रो से। वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है उसको एडमिनिस्टर करता है। और यही इन पॉइंट्स में बोला गया है। He also enabled the House to be elect new speaker. When the new speaker is elected by the House, the office of the speaker pro team ceases to exist। मतलब कि जब न्यू स्पीकर जो है हाउस में इलेक्ट हो जाता है तो जो प्रो स्पीकर होता है उसको एग्जिट कर दिया जाता है। ये जो प्रो स्पीकर होता है वो कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए ही होता है, कुछ एग्जिस्टिंग फ्यू डेज़ के लिए। अब हम पढ़ेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा इज़ नोन एज चेयरमैन। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के उसको हम चेयरमैन कहते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं किसके,
राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के, उसी को हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं, किसके? राज्यसभा के। ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ही डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसमें ये बोल रहा है जो पीरियड होता है जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है प्रेसिडेंट की तरह, जब प्रेसिडेंट ना हो, प्रेसिडेंट जब हो पार्लियामेंट में ना हो, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की तरह क्या करता है, ड्यूरिंग उस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। तो उस दौरान जो है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होता है उसकी ड्यूटीज़ को वो फॉलो नहीं कर सकता। कौन? वाइस प्रेसिडेंट। सिंपल वे में बताऊं तो जब प्रेसिडेंट नहीं होता है अपनी चेयर पे, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के काम करता है, और जब वो काम कर रहा होता है वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के, तब जो है वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन के काम नहीं कर सकता है। The chairman of Rajya Sabha can be removed from his office only if he removed from the office of the vice president. जो चेयरमैन है राज्यसभा का, उसको तभी रिमूव करा जा सकता है उसके ऑफिस से जब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करा जाता है। As a presiding officer, the power and the function of chairman of Rajya Sabha are similar to the speaker in the Lok Sabha. इसमें बोला है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ राज्यसभा के जो पावर और फंक्शंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मतलब कि सेम होते हैं। However, the speaker has two special power which are not enjoyed by the chairman. इसमें बोला है कि स्पीकर के पास दो स्पेशल पावर होती है जो चेयरमैन के पास नहीं होती है। फर्स्ट इज द स्पीकर डिसाइड वेदर अ बिल इज अ नॉन मनी बिल और नॉट। स्पीकर के पास ये पावर होती है कि ये चेक करना कि ये बिल कैसा बिल है, मनी बिल है या नहीं है, और अगर मनी बिल है तो उसका फाइनल जो है डिसीजन लेना। ये किसके पास पावर होती है? स्पीकर के पास पावर होती है, चेयरमैन के पास नहीं होती है। द स्पीकर प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की जो 2 हाउसेज होते हैं उनके बीच में एक जॉइंट सिटिंग कराना, ये किसके पास पावर होती है? स्पीकर के पास पावर होती है, चेयरमैन के पास नहीं होती है। अब हम पोजीशन ऑफ राज्यसभा पढ़ेंगे। The constitutional position of Rajya Sabha as compared with the Lok Sabha इन 3 एंजल्स। जो पोजीशन है राज्यसभा की हम वो 3 एंजल्स के थ्रू पढ़ेंगे। फर्स्ट, वेयर राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा, जहाँ पर राज्यसभा इक्वल है लोकसभा के। वेयर राज्यसभा इज अनइक्वल टू लोकसभा, जहाँ पर राज्यसभा अनइक्वल है लोकसभा के। एंड थर्ड इज वेयर राज्यसभा हैज़ स्पेशल पावर दैट आर नॉट शेयर्ड विद द लोकसभा, और जहाँ पर राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है जो लोकसभा से वो शेयर नहीं कर सकती। इन 3 स्टेजेस में या 3 एंजल्स में हम राज्यसभा की पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। इक्वल स्टेटस विद लोकसभा, जहाँ पे लोकसभा के साथ क्या हो? इक्वल स्टेटस हो। In the following matters, the power and status of the Rajya Sabha are equal to that the Lok Sabha. First, introduction and passage of ordinary bill. जब ordinary bill जो है पास करना होता है या देखना होता है तो दोनों ही हाउसेस की इंट्रोडक्शन, पैसेज, अप्रूवल और रिजेक्शन इम्पॉर्टेंट होती है। दोनों के पास ही ये पावर है उनको इंट्रोड्यूस और पैसेज करने का। सेकेंड, इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हो गए, सॉरी अगर आवाज़ आ रही है तो उसके मैं क्या करूँ, अब कुछ गाड़ियाँ आती है वो नहीं रोक सकते हैं हम भी। सो आते हैं टॉपिक पे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो होते हैं, जो इंट्रोडक्शन और पैसेज दोनों के पास ही उनको करने का हक होता है। तीसरा है इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं दोनों को ही पास ही पावर होती है कि उनको इंट्रोड्यूस करा सके, पैसेज करा सके, एक्सेप्ट कर सके, रिमूवल हो सके, तो उनके पास पावर होती है। फोर्थ, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, इम्पीचमेंट होती है, दोनों के पास ही पावर होती है कि वो देख सके या कर सके, डिसीज़न ले सके। फिर आती है इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और रिमूवल में दोनों की ही सहमति और रिजेक्शन ज़रूरी होते हैं। Making recommendation of the President for the removal of Chief Justice and judges of Supreme Court, High Court, Chief Election Commission and Control and Auditor General.
जब हम इसमें ही दोनों की ही राज्यसभा और लोकसभा की ज़रूरत होती है रिकमेंडेशन की। कब? जब रिमूवल हो रहा हो चीफ जस्टिस का, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, चीफ इलेक्शन कमीशन का, इन सब का। फिर आता है अप्रूवल एंड ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी डिसीज़न को इशू किया जाता है उसको अप्रूवल के लिए दोनों की ही सहमति होनी ज़रूरी है। फिर आता है अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट 3 टाइप्स की इमरजेंसी मैंने आपको बताई थी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन तीनों ही इमरजेंसी में दोनों ही हाउसेस की अप्रूवल होनी ज़रूरी है, तभी इमरजेंसी जो है लागू होगी। अब देखते हैं अनइक्वल स्टेटस विद लोकसभा। जहाँ पे अनइक्वल स्टेटस है राज्यसभा का लोकसभा के कंपैरिजन में। फर्स्ट आता है मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा नॉट इन द राज्यसभा। जो मनी बिल होते हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होते हैं। सेकेंड है राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल। राज्यसभा जो है मनी बिल को अमेंड और रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इट शुड रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज। और ये जो है बिल को रिटर्न कर देती है लोकसभा में विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर। वो कोई भी रिकमेंडेशन विदाउट रिकमेंडेशन दे देती है। द फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर द पर्टिकुलर बिल इज़ ए मनी बिल नॉट वेस्ट इन द स्पीकर ऑफ लोकसभा, यही बोला गया है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। दोनों हाउसेज की जॉइंट सिटिंग करा सकती है कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये पावर राज्यसभा के पास नहीं है। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट द डिमांड्स ऑफ ग्रांट। इसमें बोल रहा है राज्यसभा जो है बजट को सिर्फ डिस्कस कर सकती है बट अपनी जो वोट के हिसाब अपनी डिमांड नहीं रख सकती है। अब स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर के बारे में पढ़ेंगे जो सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 it can authorize the parliament to make law on the subject of enumerate in the state list। स्टेट लिस्ट में कोई भी लॉ को बनाना हो, ऑथराइज करना हो, तो ये पावर जो है राज्यसभा के पास है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312 it can authorize the parliament to create new all India services common to both the center and the state। राज्यसभा जो है क्रिएट कर सकती है ऑल इंडिया सर्विसेज को, उनको ऑथराइज कर सकती है। कहाँ पर? सेंट्रल और स्टेट दोनों में। अब आते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर। लेजिस्लेचर का मतलब कि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ मेकिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग बनाने का काम किसका होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है। ये एज ए मॉडर्न सोसाइटी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। मॉडर्न सोसाइटी में ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसको? लॉ को बनाना। लॉ मेकिंग ऑल्सो बिकम अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और लॉ मेकिंग जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस भी होती है। इसीलिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिसाइड्स द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उन्होंने कुछ स्टेज बनाए हैं किसके लिए? लॉ मेकिंग प्रोसीजर के लिए। तो ये देखिए, ये 11th की बुक से लिया है मैंने। इसमें आपको सिंपल वे में मैं बता सकूँगी। एक बिल है, पहले हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं हाउस में। देखो, इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल। इंट्रोड्यूस होता है वो हाउस में अगर वो नॉन मनी बिल है तो फिर वो जो है बिल सेंड टू कमिटी और डिस्कस इन द हाउस इटसेल्फ। फिर बिल जो है कमिटीज़ के पास भेजा जाता है, वहाँ पे डिस्कस होता है। फिर कमिटीज़ जो है अपनी रिपोर्ट देती है बिल के प्रति। कमिटीज़ जो जब दे देती है बिल, हाउस में और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट। और जो हाउसेज होते हैं वो उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, वो उनके डिस्कशन पे रिलेट करता है। फिर वहाँ से जो बिल है डिलेटेड डिस्कशन ऑफ द बिल इन हाउसेज। फिर जो हाउसेज में जो है
वहाँ पर डिस्कशन होता है उस बिल को लेकर। फिर वहाँ से हाउसेस जो हैं बिल को रिजेक्ट करें एक्सेप्ट करें वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। फिर वहाँ से जब रिजेक्शन और वहाँ से अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर जो वो बिल है वो सेंड टू द अदर हाउस, मतलब कि अदर हाउस में, दूसरे हाउस में जाता है। अदर हाउस अप्रूव और गिव्स रिकमेंडेशन, और अदर हाउस जो है वो अप्रूव करता है और उसके ऊपर कुछ रिकमेंडेशन देता है। अगर ज़रूरत पड़े तो जॉइंट सेशन भी कराते हैं। कौन कराता है? लोकसभा कराती है। इफ़ रिक्वायर्ड, मतलब कि अगर ज़रूरत हो तो। अगर ज़रूरत नहीं है तो वो हाउस अपनी अप्रूवल दे के प्रेसिडेंट के पास भेज देता है, और प्रेसिडेंट अगर उसको अप्रूव कर दे तो वो बिल जो है एक लॉ बन जाता है। यही होता है एक लेजिस्लेटर प्रोसीजर। ये बोला गया है मनी बिल के बारे में। अगर मनी बिल है तो वो किससे? राज्यसभा से अप्रूव नहीं होगा। तो इस पॉइंट में सेम प्रोसीजर वो ही बताया है मैंने, बट इसमें यही बोला है कि वो जो है राज्यसभा से इंट्रोड्यूस नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट एक जो अलग पॉइंट है वो यही है, और सब जो प्रोसीजर जो स्टेजेस है वो सेम है। ये आप एक बार पढ़ लेना, और मैंने बता दिया है। फिर आते हैं पार्लियामेंट डिवाइसेस टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव के पास, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, उसके पास ऐसे क्या क्या डिवाइसेस है। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के पास इंस्ट्रूमेंट है एक एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के, उसके बारे में पहले हम ये पढ़ लेते हैं एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल क्यों करना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था, एग्जीक्यूटिव जो है वो रियल पावर होती है हमारे किसकी? पार्लियामेंट की या हमारे इंडिया की। क्यों होती है? क्योंकि उसमें जो कैबिनेट होता है वो एज ए हेड बैठता है। कैबिनेट में कौन हेड होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो उनके ऊपर थोड़ी लिमिटेशंस होनी चाहिए, इसलिए पार्लियामेंट जो है उनको थोड़ा कंट्रोल करती है, और उनके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं कि वो अपनी बेईमानी ना करें। पहला है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव के साथ डिस्कशन करती है किसी भी आइडिया के ऊपर, लॉ के ऊपर, जो भी उन्हें लॉ का मतलब कि क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। दूसरा अप्रूवल एंड रिफ्यूज़ल ऑफ लॉ को, कौन से लॉ को वो अप्रूव करना चाहती है, रिफ्यूज़ करना चाहती है, ये भी पूछती है पार्लियामेंट किससे? एग्जीक्यूटिव से। तीसरा है फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर। एंड फोर्थ इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो पार्लियामेंट है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, इन पे डिस्कशन करती है, डेलिब्रेशन करती है, पूछताछ करती है, जिससे जो एग्जीक्यूटिव थोड़ी लिमिट में रहता है। फिर आता है पार्लियामेंट्री कमिटीज़। ये जो है लास्ट टॉपिक है हमारे इस वीडियो का। तो देखते हैं क्या होता है। पार्लियामेंट हैव सॉल्व द प्रॉब्लम बाय एस्टैब्लिशिंग अ सीरीज ऑफ कमिटीज़ विद नेसेसरी पावर टू सिग्नेटाइज द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है, जो कमिटीज़ होती है उनको इस्टेब्लिश करती है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और पावर जो उनके पास, पार्लियामेंट के पास एक ये भी पावर होती है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी देख रेख करना, उनके काम को देख रेख करना। फिर लास्ट पॉइंट है अमंग द इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ विद द गवर्नमेंट वर्क्स पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ पब्लिक फाइनेंस। टू कमिटीज़ नीड्स स्पेशल मेंशन पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी। ये जो स्पेशल कमिटीज़ हैं, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, ये जो कमिटीज़ हैं ये गवर्नमेंट के काम को देख रेख करती है। उनकी पब्लिक फाइनेंस कमेटी है जो पब्लिक फाइनेंस के बारे में गवर्नमेंट के काम को देख रेख करती है। ये है पार्लियामेंट्री कमिटीज़। अगर सिंपल वे में कहा जाए, जो पार्लियामेंट है उनके अंदर कुछ कमिटीज़ है जो गवर्नमेंट के काम को देख रेख करती है। ये मतलब होता है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को शेयर करें। थैंक यू।